हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम क्लास 10th का जो प्रावर्तन का मैटर है उसके बारे में जानेंगे। प्रावर्तन के बाद में अपवर्तन। तो हमें प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी, किस प्रकार से प्रकाश मूवमेंट करता है, किस प्रकार से इनकी पेक्युलरिटीज होती है, विशेषताएं होती है। चलिए परावर्तन के बारे में हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन हमारा टॉपिक है। सबसे परिभाषा के अंदर यदि हम देखें तो परावर्तन के उदाहरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक बॉल है, आप दीवार पे मारते हो, वो बॉल वापस आपके हाथ में आ जाती है। ऐसा ही कुछ परावर्तन में घटित होता है। बॉल का मतलब है प्रकाश की किरण, और जो आपके पास दीवार है उसके आप यह मान सकते हो कि दीवार के दूसरी ओर कोई दूसरा माध्यम है, इधर जिसमें आप खड़े हो वो पहला माध्यम है। तो दीवार से टकरा के वापस आ रही है, तो हम परावर्तन में यह कह सकते हैं। यानी परावर्तन में हम कहेंगे किस प्रकार से इसकी परिभाषा होगी। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में विशेष दिशा में लौट जाती है, विशेष दिशा में लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। यह आपके डेफिनेशन आसान शब्दों में हो गई। प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर यानी वापस उसी माध्यम में आएगी, लेकिन यह ध्यान रखना विशेष दिशा में जाती है। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में यह चली जाती है, उसकी एक डायरेक्शन होती है कि आपतित कोण किस दिशा में हुआ, वापस परावर्तित कोण उसी दिशा में होगा, यानी विशेष दिशा होगी। यह आपकी परिभाषा कहलाएगी परावर्तन। अर्थात हमें एक शब्द यूज करना है, उसका नाम है विशेष दिशा में परावर्तित होती है यानी वापस लौटती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम परावर्तन से संबंधित जो है वो चित्र बनाते हैं। किस प्रकार से इसका चित्र होगा या डायग्राम होगा। तो प्रकाश के परावर्तन में अब हम इसका जो दूसरा फैक्ट है वो हम देखते हैं। चित्र प्रकाश परावर्तन का जो डायग्राम है वो किस प्रकार से होगा। यहां पे हम कह सकते हैं हमारे पास में यह एक कोई निर्माण पृथककारी सतह है या परावर्तक पृष्ठ हम कह सकते हैं, और यहां से यह प्रकाश की किरण आती है और यहां पर यह वापस विशेष दिशा में चली जाती है, और यहां जो अभिलंब बिंदु है इस पर यह हमारे पास में एक O है, और यहां पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए हमें परावर्तन की घटना को समझाना है, तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। यह प्रकाश के कारण यह इस प्रकार से चित्र हो सकता है। चाहे तो आप इसको कांच बना दे, दूसरे माध्यम को किसी भी प्रकार का बना दे। यहां पे हम कह रहे हैं यह हमारे पास में जल है और यह हमारे पास में हवा है यानी एयर है। यह मेरे पास में हो गया माध्यम फर्स्ट हो गया यानी एयर मीडियम फर्स्ट, और यह मेरे पास में हो गया माध्यम सेकंड। यह मेरे पास में मीडियम सेकंड हो गया, वाटर के रूप में काम कर रहा है। और यहां प्रकाश की जो किरण आ रही है इसकी डायरेक्शन यह है, और यह वापस जा रही है, इसकी डायरेक्शन यह है। तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित जो है वो इसको किरण कहेंगे, यानी यह हमारे पास में आपतित किरण हो गई, इमर्ज्ड रे हो गई। ये रिफ्लेक्टेड रे होती है जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित जो है वो किरण होती है। और यह हमारे पास में होता है अभिलंब होता है। इसको NOP यानी PO डैश कुछ भी हम मान सकते हैं, रटने की जरूरत है नहीं। और यह मेरे पास में हो जाएगा
कोण I और ये हो जाएगा कोण R। थोड़ा सा किसको समझें कि कोण I और कोण R क्या है, तो आप ये चित्र बनाकर यह शो कर सकते हैं। कोण I है वो आपतित कोण है, आपतित कोण होगा, और कोण R होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, परावर्तित कोण होगा। क्या होगा, परावर्तित कोण, यानी इमर्ज्ड कोण, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड कोण। यह आपका परावर्तन का एग्जैक्ट हो गया, और यह हम कह सकते हैं इस जो डायरेक्शन है इसको परावर्तित पृष्ठ। ये लीजिए आपका एग्जैक्ट डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। यदि आपको कहे परावर्तन का चित्र बनाइए तो देखिए, यानी प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर, यानी परावर्तित पृष्ठ होता है, वापस उसी दिशा में चली जाती है, विशेष दिशा में चली जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आप ध्यान रखें, परिभाषा इसी प्रकार से होगी, और चित्र एग्जैक्ट चित्र जो परावर्तन का होता है वो इसी प्रकार से होता है। तो अब हम कहें आगे क्या होगा, तो आगे हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार से हैं उसको हम समझते हैं, फिर हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। चलिए इसमें हम नियम को पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो परावर्तन के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की दृष्टि से। तो यहां पर यह आप 100% लगा सकते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या हैं? चलिए ये दो नियम है क्रम वाइज दिए हुए हैं। तो परावर्तन के नियम में अभी एक चित्र आपको याद रखना है, इस प्रकार से है ये चित्र। यह आपतित किरण, अभिलंब, और ये क्या है हमारे पास में परावर्तित किरण। पहला नियम ये कहता है, यानी आपतित किरण अभिलंब बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह परावर्तन का क्या है, नियम है। तो चलिए पहला नियम क्या है, हम यहां पे कह सकते हैं नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब बिंदु पर, अभिलंब बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अर्थात इनका उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु ओ होता है, ओ होता है। यह ध्यान रखें, तीनों तल का मतलब है, यहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात इनका उभयनिष्ठ बिंदु ओ होता है, अर्थात एक ही बिंदु पे आके मिलते हैं। अब हमें यह यदि परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं तो नियम से काम नहीं चलेगा, इनमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, एक चित्र के द्वारा समझाना है। तो हम चित्र के द्वारा इस प्रकार से समझा सकते हैं, जो सेम चित्र अभी हमने बनाया था इस प्रकार से ये चले जाते हैं, और यहां पर हमारे पास में ये उभयनिष्ठ बिंदु O है, और यहां पे मेरे पास में ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और यह मेरे पास में अभिलंब यानी अभिलंब, और यह है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और यह मेरे पास में है आपतित किरण, आपतित किरण है। और यह आपतित किरण में डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, इसमें इस प्रकार से होगा, और यह हमारे पास में हो जाएगा माध्यम। आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं यह मेरे पास में है जल, और यह मेरे पास में है हवा, और यहां पे जो कोण बन रहा है वो कोण I होगा, यहां पे कोण R होगा। तो चलिए पहला नियम आपने बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
अभिलंब बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात इसका उभयनिष्ठ बिंदु O होता है। यह परावर्तन का आपका क्या हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बताता है कोण के बारे में, यानी दूसरा नियम किसके बारे में बताता है, कोण के बारे में बताता है। कोण के बारे में यह बताता है आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान परावर्तन के दौरान बराबर होता है, और यह ध्यान रखें इन दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो चलिए हम यहां पे कह सकते हैं तीसरा जो हम फैक्ट यहां पे बिंदु डाल रहे हैं, दूसरा जो हमारे पास में नियम है वो है आपतन कोण कोण आई, यानी आपतन कोण कौन सा है, कोण आई, व परावर्तन कोण हमारे पास में है कोण आर। कोण आर का मान बराबर होता है, मान बराबर होता है, यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होगा, हमारे पास में बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। यह मेरे पास में जो है परावर्तन का दूसरा नियम होगा। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा, और अपवर्तन में इन दोनों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है, यह समझे। तो आपने यहां तक समझ लिया कि परावर्तन के क्या नियम हैं और किस प्रकार से हैं। तो अब चलिए हम यहां पर नेक्स्ट प्रश्न जो परावर्तन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नियम हमारे पास में कौन सा था, पहला हमारे पास में था किरण के बारे में, दूसरा था कोण के बारे में। तो हमें यह याद रखना है कि काका कौन सा नियम देगा, परावर्तन का नियम देगा, काको है वो कौन सा नियम देगा, परावर्तन का नियम देगा, यह आप ध्यान रखें। कै का मतलब आप किरण ले लेना, पहले नियम में किरण बताएगी, किरण के बारे में बताएंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल में होते हैं। को का मतलब कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब परावर्तन के नियम कौन से हैं, दो, तो ये याद रखना काको। काको क्या करेगा, आपको कहेगा पढ़ो परावर्तन के नियम लिखो, तो ये काको के शब्द का इस्तेमाल करना है। तो चलिए यह आपके समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर जो फैक्ट देखते हैं वो है परावर्तन के प्रकार। कौन सा बिंदु आएगा, परावर्तन के प्रकार के बारे में, परावर्तन का प्रकार क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार का मतलब है परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, हम यहां कह सकते हैं परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, एक हमारे पास में होता है विसरित परावर्तन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दूसरा होगा विसरित परावर्तन। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, नियमित परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, जबकि विसरित परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। क्यों देख पाते हैं, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के बारे में आपने जाना, अब हम आगे देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास में नंबर 1 है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन देखिए ये होता क्या है, इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझते हैं। इसका मतलब ये होता कहां है, सबसे पहले आपको ये देखना है, जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पे पड़ता है तो उसका प्रकाश वापस आपके पास में टकरा के आता है और आपको एकदम केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो वो कहलाता है नियमित परावर्तन। ये घटनाएं कहां कहां होती है, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह पे पड़ता है,
जैसे आपने कभी देखा होगा मोटरसाइकिल का जो कांच होता है उस पर यदि प्रकाश पड़ता है और उसकी परावर्तित प्रकाश की दिशा आपके आंखों की तरफ है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब वो नियमित परावर्तन है। आप किसी थाली के अंदर कभी देखते हो, थाली जो होती है हमारी स्टील की, सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से रखते हैं, उसका परावर्तित प्रकाश यदि हमारी आंखों की तरफ पहुंचे तो उसमें हमें केवल उस चमकीला सतह ही दिखाई देता है, वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। फिर कभी हम देखते हैं, कभी हम अचानक घड़ी बांध के आते हैं और वो सूर्य के दिशा में इस प्रकार रखते हैं, उसका परावर्तित प्रकाश किसी वस्तु पे पड़े तो वहां पे केवल चमकीली सतह दिखाई देती है, वस्तु नहीं। तो यह ध्यान रखना, नियमित परावर्तन में कभी भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, केवल चमकीला पथ ही दिखाई देता है प्रकाश का। तो इसकी परिभाषा होती है जब प्रकाश की किरण किसी समतल चीकने परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वापस यह विशेष दिशा में परावर्तित होती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, यह आपके पास में परिभाषा समझ में आ गई। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं आगे हम समझेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। आपतित होती है, वह वापस विशेष दिशा में परावर्तित होती है, इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता नियमित परावर्तन जो हम कहें, यदि हम परावर्तित जो प्रकाश है, दूसरा पॉइंट, परावर्तित प्रकाश की दिशा में खड़े होने पर अधिक प्रकाश का यानी होने पर केवल प्रकाश का चीकना पथ दिखाई देता है, चीकना पथ दिखाई देता है, लेकिन किसी और दिशा से देखने पर कम चमकीला दिखाई देता है, कम चमकीला दिखाई देता है। यह तो ऑब्वियसली बात है, जब कोई परावर्तित प्रकाश ऐसे आ रहा है, आप यहां पे खड़े हैं तो आपकी आंख यहां है तो आपको अधिक चमकीला दिखाई देगा, आप यदि इधर और इधर खड़े हैं तो कम चमकीला दिखाई देता है। यह नियमित परावर्तन है। तो चलिए, आपने इस परिभाषा को समझ लिया होगा। अब हम यहां नोट लगा के लिख सकते हैं, नियमित परावर्तन के कारण हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते, केवल प्रकाश को ही देख पाते हैं, प्रकाश का मार्ग ही देख पाते हैं। यह कौन सा मार्ग होता है? चमकीला मार्ग देख पाते हैं। यह ध्यान रखें, वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ना ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। तो नियमित परावर्तन के कारण हम वस्तु को देख नहीं पाते। तो अब हम चलिए इसका चित्र बनाते हैं। नियमित परावर्तन किस प्रकार से होता है
ये हमारे पास में है एक समतल कांच की पट्टी का, और कांच का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से बनाने पर ये ऑटोमेटिक हमारे पास में समतल कांच की पट्टी का बन जाती है। प्रकाश यहां पे आता है, विशेष दिशा में चला जाएगा, यहां पे आएगा, यहां पे चला जाता है, एक निश्चित दिशा में जाता है, यहां पे चला जाता है, इस प्रकार से आता है, यहां पे चला जाता है। ये हमारे पास में कौन सा उदाहरण है? ये हमारे पास में नियमित परावर्तन का उदाहरण है। तो ध्यान रखें, प्रकाश इस प्रकार से आता है, विशेष दिशा में चला जाता है। देखिए ये आएगा, यहां जाएगा, ये आएगा, यहां जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, केवल प्रकाश का चमकीला मार्ग ही दिखाई देता है नियमित परावर्तन के कारण। यह आप ध्यान रखें। दूसरा हमारा पास में जो होता है वो होता है विसरित परावर्तन। यानी विसरित परावर्तन का मतलब क्या है उसके बारे में देखेंगे। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन का मतलब होता है यानी फैलाना। इसका मतलब, विसरित का मतलब होता है, विसरित का अर्थ क्या है? सबसे पहले अर्थ देखें, प्रकाश का फैलना, प्रकाश का फैलना। और ये कब होगा, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप यह समझने का प्रयास करिए, विसरित का मतलब क्या होता है? विसरित का मतलब होता है प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना। यानी विसरित परावर्तन का मतलब क्या होगा? जब प्रकाश किसी खुरदरे परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, आपतित होता है, तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशा में फैल जाता है, फैल जाता है, जिससे प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन कहते हैं। यह ध्यान रखें, आपतित होने पर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। और यह भी ध्यान रखें, इसी प्रकाश परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। नोट लगा के हम लिख सकते हैं, विसरित परावर्तन, ये विपरीत नहीं है, विसरित है, विसरित परावर्तन के कारण ही हम प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह ध्यान रखें, विसरित परावर्तन जब होगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नियमित परावर्तन में ऐसा नहीं है होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं, यह हमारे पास में मान लीजिए कोई खुरदरा दीवार कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्रकाश यहां से गिरता है, यहां पे चला जाता है। मान लीजिए प्रकाश यहां गिरा, ये खुरदरे पृष्ठ पर, और इस दिशा में डायरेक्शन में चला गया, और यहां पे गिरा, ये यहां चला गया, और यहां पर गिरा, इस प्रकार से चला गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास में क्या है? प्रकाश की किरणें हैं, ये आ रही हैं और विसरित परावर्तन हो रहा है इसका, और विसरित परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसका उदाहरण हम समझते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण होते हैं। जैसे हम मान लीजिए अभी एक बंद कमरे में है और हमारे पास सूर्य का प्रकाश पहुंचता कैसे है? क्योंकि वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं, यानी जो जल की बूंदें होती है,
पे प्रकाश सूर्य का गिरता है वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है और यह प्रकाश खिड़कियों के माध्यम से हमारे कमरे में आता है, जिससे हमें वो वस्तु आसानी से दिखाई देती है। इसका कारण यह विसरित परावर्तन ही है। हम देखते हैं कि दीवारों से जो होते हैं प्रकाश टकराता है और ये टकरा के परावर्तित होकर हमारे कमरे में आता है, और इसका मतलब ही क्या है, विसरित परावर्तन है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे, नोट लगा के हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित धूल व धुएं के कण प्रकाश का विसरित परावर्तन कर देते हैं, जिस कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, देख सकते हैं। वायुमंडल में उपस्थित धूल व धुएं के कण प्रकाश का क्या कर देते हैं, विसरित परावर्तन कर देते हैं, जिस कारण हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। अब चलिए, आपने यहां पर समझा कि यह फैक्ट है, और एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यह इस प्रकार से है। क्वेश्चन आ गया आपके, अंतरिक्ष में सभी वस्तु काली नजर आती है, जबकि पृथ्वी पर नहीं। तो यहां पे हमें पूछा जाता है क्यों, तो इसका सीधा सा रीजन है, अंतरिक्ष में वायुमंडल है नहीं, तो जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पर धूल व धुएं के कण नहीं होंगे जो प्रकाश का क्या कर दें, परावर्तन कर दें, विसरित परावर्तन कर दें। लेकिन पृथ्वी पर जो वायुमंडल होता है तो उसमें क्या होती है, परावर्तन की घटनाएं होती है। इस कारण हमें वस्तुएं हैं वो अपने वास्तविक रंग में नजर आती है। तो इसका हम सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं कि आप इस प्रकार से लिखे हैं, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने से वहां पर प्रकाश परावर्तन की घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए सभी हमें वस्तुएं नजर आती है। जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल व धुएं के कण उपस्थित होते हैं, वह जलवाष्प की जो बूंदें होती है वो भी होती है, जिससे यह कण प्रकाश का चारों दिशाओं में क्या कर देते हैं, आपतित प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देते हैं, अर्थात प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं, जिस कारण हमें पृथ्वी पर किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। चलिए, आपको यदि मेमोराइज एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक आपके पास में ऐसा पात्र है जिसके अंदर बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं है, यानी आपको कहा जाए एक मेरे पास में यह है, एक मेरे नीली रंग की वस्तु को पात्र ए में रखता हूं वो काली नजर आती है, और इसमें मैं रखता हूं तो वो नीली ही नजर आती है। क्यों? आपको पूछा जाता है मेरे पास में एक नीले रंग की वस्तु है, इसको मैंने पात्र ए में रखा वो काली नजर आएगी, बी में रखा नीली नजर आएगी। क्यों? तो इसका मतलब सीधा है, यहां पर जो प्रकाश की किरण है वो उन पदार्थ का क्या है कि परावर्तन नहीं हो पाता, अर्थात इसमें वायुमंडल नहीं है, और इसमें क्या है यानी वायु है, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल है, जिससे ये प्रकाश का क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं। जहां पर वायुमंडल नहीं होगा वहां सभी वस्तुएं हमें काली नजर आती है, और जहां वायुमंडल होगा वो प्रकाश के विसरित परावर्तन के कारण हमें आसानी से दिखाई देती है। ये अपने दिमाग और जहन में याद रख लें। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल हमें यानी आसमान नीला नजर क्यों आता है। इसी से संबंधित है, आसमान
नीला नजर क्यों आता है, नजर क्यों आता है। बस यह आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम जानते हैं वायुमंडल में धूल व धुएं के कण होते हैं। इस प्रकार से क्या है, धूल व धुएं तथा जलवाष्प के कण होते हैं। यानी धूल के कणों पर हमें यह देखना है, देखिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जल का वाष्पीकरण होगा, वो जल गैस के रूप में रहेगा और वायुमंडल में जो धूल के और धुएं के कण होंगे उसके ऊपर जलवाष्प चिपक जाएगा, तो ये जलवाष्प की बूंदें बन जाती है। क्या बन जाती है, बूंदें बन जाती है। और ये जब बूंदों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पड़ता है तो ये बूंदें नीचे की ओर गति करती है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। वर्षा होती क्या है, सबसे पहले समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है और यह जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। फिर ऊपर जाने से जैसे जैसे पृथ्वी की ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। अर्थात हम कह सकते हैं 165 मीटर ऊंचाई पे जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये दिमाग में ध्यान रखें। तो पृथ्वी की ऊंचाई पे जाने पे तापमान में कमी आएगी, तो ये जलवाष्प की जो बूंदे हैं, वो जो जलवाष्प बना था, ये संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, यानी इसका टेम्परेचर में कमी आ जाती है, जिससे वायुमंडल में धूल के कण है उस पर जलवाष्प चिपक जाता है और क्या बना लेता है, यानी जल की बूंद बना लेता है, जल की बूंद। और यह जल की बूंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण क्या हो जाती है, नीचे की ओर गिरती है, जिसे क्या कहते हैं, वर्षा कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास में यह प्रश्न है, आसमान नीला नजर क्यों आता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आसमान नजर नीला क्यों आता है। तो हम यहां कहेंगे आसमान में बहुत सारे धूल धुएं के कण और जलवाष्प के कण होते हैं। सूर्य का प्रकाश इस पे गिरता है तो हमें पता है विसरित परावर्तन के कारण यह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जैसे इस बूंद पे पीड़ा, अब आप कहोगे सर ये अलग अलग दिशाओं में कैसे, इनकी दिशा विशेष होती है। जैसे सपोज कीजिए यहां पड़ा, आपतन परावर्तन कोण बराबर होगा और ये यहां पड़ा तो ऐसे जाएगा, और यहां पर यदि ये यहां पड़ेगा तो इस प्रकार जाएगा। यानी इसका विसरित परावर्तन होता है, जिसके कारण अब हमें ये याद रखना है कि जैसे बेजानी हप्पी नाला, बेजा, यह भी एक जनरल साइंस का प्रश्न है, आप अलग से उतार सकते हैं। बेजानी है पी ना ला, ये रंग है प्रकाश के, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश इन 7 रंगों का मिश्रण होता है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि इधर से जब इधर जाते हैं तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ बढ़ती है। लेमड़ा क्या होता है, बढ़ता है, यह ध्यान रखें। लेकिन प्यारे बच्चों इधर से इधर जाते हैं तो प्रकाश की आवर्ती बढ़ती है। क्या बढ़ती है, प्रकाश की आवर्ती घटती है, आवर्ती घटती है। और आवर्ती घटने से हम कह सकते हैं प्रकाश की ऊर्जा घटती है, ऊर्जा घटती है। यानी इसका मूवमेंट क्या होता है, तो सबसे भारी जो कलर होगा वो लाल होगा, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। सबसे हल्का रंग कौन सा होगा, बैंगनी होगा। अर्थात प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का संबंध हम कह सकते हैं भारेपन से भी ले सकते हैं। तो प्रकाश लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, अर्थात ये भारी होता है, लेकिन इसकी आवर्ती कम होती है, अर्थात प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है, घटती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग की होगी और सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की होगी, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होगा और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होगा। अब चलिए हम इसको समझते हैं। तो यह आपने रफ में उतार लिया होगा, कौन से प्रकाश का रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, किसकी आवर्ती ज्यादा है। तो यहां पर क्या होता है, आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, हम कहेंगे ऐसा क्यों। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था, E बराबर एच म्यू, यानी E का मतलब होता है ऊर्जा और म्यू का मतलब होता है आवर्ती। यह इन्होंने क्या दिया था, संबंध दिया था। तो यहां पे हम कह सकते हैं
आवर्ती और ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती है। जहां ऊर्जा ज्यादा होगी वहां आवर्ती ज्यादा होगी, लेकिन जहां तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वहां पर क्या होगा, यहां पे हम कह सकते हैं म्यू व्युत्क्रमानुपाती लेमड़ा, यानी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वहां पे आवर्ती क्या होगी, कम होगी। अब जैसे आप खुद बताइए, यहां पर यदि हमारे पास में एक है ऊंद्री, इस प्रकार से ये एक ऊंद्री है, और एक हमारे पास में मान लीजिए एक और ऊंद्री है, ये आप इसको समझने का प्रयास करें। इसके पीछे मैंने 50 ग्राम का वाट बांध दिया। आप कहोगे सर किलो का, बेचारी ऊंद्री की पूंछ टूट जाएगी लेकिन ऊंद्री भाग नहीं पाएगी। अब बताओ मुझे किसका वजन ज्यादा है, इसका, इसका कम है। तेज रफ्तार से कौन दौड़ेगी, तेज रफ्तार से ये ऊंदरडी दौड़ेगी, अर्थात ये ऊंदरी दौड़ेगी, ये धीमी रफ्तार से दौड़ेगी। तो समझ गए, जो जितना जिसका ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उसका मतलब उस प्रकाश का परावर्तन उतना ही कम होगा, वो कम उछाल मारेगा। लेकिन इसका परावर्तन, यानी यहां पर हम कह सकते हैं इसका वेट कम है, ये ज्यादा जंप करेगी, कूद जाएगी। आप पकड़ने का प्रयास करते हो ऊंदरी पकड़ने का, कभी घर में बंद कमरे में पकड़ने का प्रयास करना, वो हाथ नहीं आएगी, वो कहेगी भैया पकड़ना है कुछ खर्चा कर, ऊंदरी पकड़ने का पिंजरा ला या मिनकी लेके आ, वो आसानी से जंप करके पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते। तो यहां समझ लिया। अब यदि हमें कहा जाए इनमें से जंप कौन करेगी, ये करेगी, ये नहीं करेगी क्योंकि इसके पीछे वजन बंधा हुआ है, ये भारी हो गया। तो यही कंडीशन प्रकाश की होती है। चलिए मुझे बताइए, यहां पे मैं कह रहा हूं एक लाल प्रकाश है, एक मेरे पास में है पीला। बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन, कौन प्रकाश ज्यादा जंप करेगा, फैलेगा? तो हम कहेंगे लाल कम फैलेगा, पीला ज्यादा फैलेगा, क्योंकि पीला का तरंग दैर्ध्य कम है, लाल का क्या है, ज्यादा है। और जो हमें पता है हल्का होगा उसकी गति बहुत ज्यादा होगी, अर्थात वो चक्कर क्या होगा। अब जैसे हमें कहे एक मोटा आदमी है, उसको कहे कि आपको एक चक्कर लगाना है, और एक मान लीजिए संतुलन के फेज में है, उनको कहे कि इस बराबर जो स्कूल का ग्राउंड है चक्कर लगाना है। मोटा आदमी चक्कर तो लगाएगा, पच कहेगा अरे 12 कड़िया दुख है, केवे कौन केवे। तो इसका मतलब क्या होता है, उसके लगाए गए चक्रों की संख्या नियमित समय में कम होती है, यानी आवर्ती कम होती है। हल्का जो आदमी होगा वो आसानी से चक्कर लगा लेगा, क्योंकि उसकी फिर क्या हम कहेंगे, हम आवर्ती उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कंसेप्ट को भी आप समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम यहां समझते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं, यानी हम जानते हैं वायुमंडल में धूल, धुएं व जलवाष्प के कण होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं, कण होते हैं जो आपतित सूर्य के प्रकाश को, आपतित सूर्य के प्रकाश को विभिन्न दिशा में फैला देते हैं तथा सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले प्रकाश का होता है, नीले रंग के प्रकाश का होता है, प्रकाश का होता है। इसलिए आसमान नीला नजर आता है, नीला नजर आता है। यह ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो नीले रंग का होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसी कारण हमें आसमान नजर आता है। और यहां पे हमें एक फैक्ट डालना है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार से हैं, वो है क्या कि नोट लगा के हम लिखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण
यह घटना होती है, यह घटना होती है तथा इसे सर्वप्रथम यानी इसे सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम टिंडल ने बताया। अतः इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह भी ध्यान रखें, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले टिंडल महोदय ने बताया था, इसीलिए यह टिंडल प्रभाव कहलाता है। और यह टिंडल प्रभाव की घटना होती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो हम कहें टिंडल पहली घटना है जिसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है, और एक्चुअल में यह होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो आपने यह नजर आ गया होगा कि यहां पर हम नोट डाल के हम ये बता रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण यह है। तो प्रकाश में आसमान नीला नजर आता है, वो हम कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या हम कह सकते हैं प्रकाश के विसरित परावर्तन के कारण। नियमित परावर्तन के कारण नहीं होता है, विसरित परावर्तन के कारण होता है। तो चलिए, आपने यहां पे एक फैक्ट पढ़ लिया। अब मैं एक आपको नेक्स्ट प्रश्न दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परावर्तन के बारे में। तो चलिए, प्रश्न इस प्रकार से है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या बदलता है? क्या बदलता है? नंबर ए ऑप्शन मेरे पास में है, प्रकाश की आवृत्ति, सीधा मैं लिख रहा हूं आवृत्ति, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो, यानी हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति म्यू। दूसरा ब मेरे पास में है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी v। तीसरा मैं कह सकता हूं से प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बदलेगी। नंबर डी में कह सकता हूं द प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण इनमें से प्रकाश के कौन से गुण धर्म बदल जाते हैं। तो यहां आप ध्यान रखें, ऑप्शन में है आवृत्ति, प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता। तो चलिए, आप इनका आंसर बताइए, क्या इनका आंसर हो सकता है? तो हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश की घटना एक ही माध्यम में होती है। जब आपको कहे कि एक ही सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हो तो स्पीड में कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, स्पीड सेम सीख रहेगी, तो चाल इसकी नहीं बदलती है। पहला कंसेप्ट ये। और प्रकाश का वेग चाल का संबंध वेग से है, अर्थात जब एक ही गति कर रही है, एक ही माध्यम की बात हो रही है, तो एक माध्यम में प्रकाश का वेग कभी नहीं बदलता है, यह आप ध्यान रखें। तो वेग नहीं बदलेगा। और अभी हमने कहा है कि हम कह सकते हैं E बराबर होता है एच म्यू, और हमारे पास में V बराबर होता है C लेमड़ा, यानी C जो लेमड़ा है ये होता है, ये आगे के डिफरेंस में हम समझेंगे आगे। तो यानी आवर्ती का संबंध भी प्रकाश के वेग से होता है। तो यह तीन चीजें नहीं बदलती है, लेकिन जो प्रकाश की तीव्रता है अर्थात चमकीलेपन में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, अर्थात कुछ भाग प्रकाश का क्या हो जाता है? अवशोषित हो जाता है। तो हमें पता है, मान लीजिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा है घर पे, लेकिन आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपका क्या व्यवहार वही रहेगा? व्यवहार वो नहीं रहेगा, थोड़े से एक व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। या तो हो सकता है वो नया होने से आप उनके सामने वार्तालाप करने में हिचकिचाएं, या हो सकता है वो व्यक्ति आपसे जो मिले आप अपनी मन की बात आसानी से न कह पाए। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, यानी उपयुक्त कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, तो हम अपनी थोड़ी बहुत जो मन की बात है वो आसानी से नहीं कह पाते, तो इसका मतलब व्यवहार। तो यहां प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है व्यवहार में। तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? बदल जाती है। प्रकाश परावर्तन की घटना के कारण केवल एक ही प्रकाश की राशि का मान बदलता है, वो है प्रकाश की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज चेंज्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यह आप समझे क्या चेंज होता है?
और जो हम कहीं फ्रीक्वेंसी एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ लाइट आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हमें जो यदि पूछा जाए क्या चेंज होता है, तो प्रकाश की तीव्रता के बारे में क्या होता है, चेंज होता है, अर्थात इसके जो प्रकाशमान है ये किस प्रकार से हैं, तो यह इनके बारे में यह बताता है कि प्रकाश का यानी चमकीलापन कितना है, किस प्रकार से है। तो चलिए अब मुझे आप बताइए किस प्रकाश की घटना के कारण, परावर्तन के कारण हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो होता है प्रकाश का परावर्तन। यह आपने समझ लिया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला कौन सा है, यानी हम कहेंगे काको, क का मतलब किरण, दूसरा कोण से संबंधित है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान प्रकाश की घटना में परावर्तन में क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, यह भी हम देखते हैं। एक तो हम यहां पर नोट करें, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम न्यू कंसेप्ट क्लासेज का यह उद्देश्य है, इस पार्ट को हम रटेंगे नहीं, पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे। इसीलिए न्यू कंसेप्ट क्लासेज का उद्देश्य यह है कि यह प्रकाश ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, 10 नंबर का है, 2 डिवाइडेशन है, बहुत ही इजी पार्ट है। इसमें हम 10 में से 10 लेके आएंगे, मार्क्स मिशन रहेगा 10 में से 10। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ प्रश्न ये, प्रकाश के परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, यह हमारा प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हमारे हैं सूर्य देवता, जो हमारे हिंदुस्तान को चमका रहे हैं और नई ऊर्जा की क्रांति दे रहे हैं। हिंदुस्तान में जो सूर्य प्रतीक है वो है एक सफलता का, एक नए उत्साह और संचार का। और मान लीजिए यहां पर आपके पास में क्या है प्यारे बच्चों, यह एक आपके पास में वस्तु रखी हुई है, यह वस्तु रखी हुई है आपके पास में, और आप यहां पे क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए आप खड़े हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, या मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप उबासी ले रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्टेड है नहीं, आप ये चाहते हैं, आपको यह पता नहीं है कि ये जो चैप्टर है वो आपके आजीवन काम आएगा जब एग्जाम में है। जब आपको यह पता चलता है आपकी उबासी टूटती है और आप तुरंत फोकस बोर्ड पे कर लेते हैं। तो चलिए अब आपको बोर्ड पे फोकस करना है उबासी लेने की बजाय। तो होता क्या है, देखिए ये 3 सिस्टमेटिक है। आप ये सोचे प्रकाश यहां आएगा, यहां पे परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पहुंचता है तो हमें वस्तु नजर आती है, लेकिन यह घटना तब होती है, यह प्रकाश होना चाहिए दृश्य प्रकाश, जिसे हम कहते हैं विजिबल रेंज। विजिबल जो रेंज होती है उसी में यह हमें याद रखना है। और ये जो विजिबल रेंज है वो हमारी 400 nm से लेकर 800 nm तक होती है, नैनोमीटर से होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। यह भी आप याद रखें कंसेप्ट के लिए। देखिए क्या होता है, क्या प्रकाश, हम किसी वस्तु को कौन से प्रकाश में देख पाते हैं, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और रेडियो प्रकाश, क्योंकि ये भी रेडियो तरंगे ही तो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो रेडियो माध्यम में। तो ध्यान रखें हम केवल वस्तु को तभी देख पाएंगे जब उस प्रकाश की रेंज क्या होगी, दृश्य प्रकाश होगी 400 nm से 800 नैनोमीटर के बीच में। यह आपको कंसेप्ट समझना है। तो चलिए, यानी हम कहें किसी दीप्त पिंड से अर्थात सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण जो किसी सतह से टकराकर जब यानी किसी सतह से टकराती है तो यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें वो वस्तु रंगीन नजर आती है। लेकिन हमें यह तभी दिखाई देगा जब हम दृश्य क्षेत्र का उपयोग करें, प्रकाश दृश्य क्षेत्र का होगा तभी हमें दिखाई देगा, अन्यथा वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। यानी उसका रंगीन जो प्रभाव है वो हमें एग्जैक्ट उस कलर के बारे में नहीं बताती। प्रकाश को देखने की घटना होती है केवल दृश्य प्रकाश में, विजिबल रेंज में, इसलिए इसका नाम दृश्य दिखाई देने वाला प्रकाश करते हैं। तो चलिए यह कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको किस प्रकार से लिखते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत है नहीं,
एक तरफ सूर्य आ रहा है, एक तरफ आपके सामने मान लीजिए अभी तो वर्तमान में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है वो है, और एक तरफ आप हैं, तो मोबाइल में लगी हुई चीजें आपको क्यों दिखाई देती है? आप कहोगे सूर्य भगवान ने डायरेक्ट मोबाइल पे अपनी फोकस डाला, या मोमबत्ती ने, आप कहोगे सर मैंने तो रात को सूर्य चलाया ही नहीं, मैंने तो बल्ब चलाया है। आप कह रहे हो सूर्य के बारे में, तो हम कह सकते हैं तमाम वो दीप्त पिंड जिसमें बल्ब का प्रकाश, आप चलिए लाइट चली गई तो आपको इतना जहन कीड़ा लग गया, आप मोमबत्ती जलाकर भी मोबाइल देखेंगे, तो मोमबत्ती भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से सोर्स ऑफ लाइट से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर किसी वस्तु से टकराती है, तो यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तथा वस्तु हमें रंगीन नजर आती है। यह ध्यान रखें, पहुंचता है तो हमें वस्तु रंगीन नजर आती है। नोट हम कहेंगे, यह घटना केवल दृश्य प्रकाश क्षेत्र यानी हम कह सकते हैं 400 एनएम से 800 एनएम नैनोमीटर के मध्य होती है। यह आप अपने दिमाग में ध्यान रखें, जब भी हमें कोई वस्तु रंगीन नजर आएगी, इसका मतलब प्रकाश की रेंज दृश्य प्रकाश क्षेत्र में होनी चाहिए 400 से 800 एनएम के बीच। कल नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। प्रकाश परावर्तन पे वो डिफेंड करते हैं। दर्पण क्या है? उत्तल, समतल, अवतल, और दर्पण के सूत्र तक हम अध्ययन करेंगे। यानी कल जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वो दर्पण का होगा। दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।